सुप्रभात मित्रों, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 10 नवंबर 2023 को समसामयिक विषयों पर आधारित करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में देखते हैं आज 10 नवंबर को कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं जो आप लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करें, सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जानते हैं आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आज है 10 नवंबर और 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। शुरुआत कब से होती है? 1999 में बुडापेस्ट नामक एक जगह, वहां से इसकी शुरुआत और इसकी घोषणा की गई। यूनेस्को के द्वारा इसको मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? विश्व के अंदर शांति कायम हो और विज्ञान के जरिए इतने नवाचार हो जाएं जिसकी वजह से मानव जीवन बहुत ज्यादा सरल और संजीदा हो जाए, और इसी के क्रम के अंदर विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस की अगर बात हो रही है तो जान लेते हैं कि फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आंसर है इसका 28 फरवरी। किसकी याद में मनाया जाता है? हमारे भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक का नाम सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्होंने 1928 के अंदर सीवी रमन पुरस्कार अपने नाम किया। ये कह सकते हैं उनको रमन प्रभाव से भी जाना जाता है। भौतिकी का ये पुरस्कार था और किसी भारतीय को बौद्धिकी के क्षेत्र के अंदर इस पुरस्कार से नवाजा गया था। इससे पहले गीतांजलि नाम की एक कृति रविंद्रनाथ टैगोर, भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किसी क्षेत्र में मिला तो साहित्य में मिला, और रविंद्रनाथ टैगोर की एक रचना थी गीतांजलि, उसके तौर पे नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। तो आज के दिवस के बारे में हम लोगों ने इतनी सारी चीजें जानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वो मनाया जाता है 10 नवंबर को। इसकी शुरुआत 1999 में हुई और बुडापेस्ट से इसकी शुरुआत हुई। चलिए जानते हैं आज के प्रश्नों के क्रम के अंदर और देखते हैं पहला प्रश्न की कौन सा ऐसा प्रश्न है जो आप लोगों के लिए बनाया गया है। देखते हैं, ईवी कारों को सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार किस देश के साथ में इंपोर्ट टैक्स कम करने पे क्या कर रही है? विचार कर रही है। ऐसा हम सुनते रहते हैं कि यूरोपियन देश और उत्तरी अमेरिका स्थित भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका भी बार बार इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के लिए भारत सरकार से बार बार आग्रह करता रहता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कारें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल विदेशों में चल रहे हैं और उन्हीं व्हीकल्स को भारत में बेचने के लिए बहुत बड़ा व्यापार का एक स्थान है, भारत डेस्टिनेशन है। वहां पे विदेशी कंपनियां हर बार लालायित रहती हैं कि अपना कारोबार भारत में भी स्थापित करें, लेकिन भारतीय सरकार का यह कहना है कि हमारा यहाँ पे उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे और ईवी व्हीकल्स पे बहुत भारी भरकम वो टैक्स लगा देती हैं। और इसी के क्रम के अंदर हाल ही के अंदर ब्रिटेन सरकार ने भारत सरकार से आग्रह किया कि अगर आप टैक्स कम कर देते हैं तो हमारी जितनी प्रकार की जो ईवी व्हीकल्स की कंपनियां हैं उनको हम यहाँ पे सेटल डाउन करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के संबंध के अंदर आपसे प्रश्न पूछा गया, इसका आंसर चला जाता है ब्रिटेन। हालांकि अभी भारत के साथ ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता करने का भी इच्छुक है। काफी लंबे समय से इसकी चर्चा चली आ रही है और हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि दिसंबर 2023 तक इस समझौते पर दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा इन पे दस्तखत हो जाएंगे। तो ईवी व्हीकल का जो आयात हम करते हैं या यहाँ से इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम करने के प्रयास में भी हम मील का पत्थर साबित बनने वाला है। इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री की बात करी जाए तो ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री हैं, और अभी ब्रेग्जिट के बारे में हमने सुना कि ब्रिटेन है वो ब्रेग्जिट से क्या हो गया है? ब्रेग्जिट के जरिए यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। ब्रिटेन के साथ में हमने ये चीजें करी हैं। एफटी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ में ब्रिटेन 2023 के अंत तक ये समझौता कर सकता है।
ईवी वाहनों पर भारत द्वारा 60 से लेकर के 80% जब टैक्स लगाया जाता है तो उसके बाद में वो कारें इतनी महंगी हो जाती हैं कि भारतीय उपभोक्ता मार्केट के अंदर उनकी कीमतें ज्यादा होने की वजह से ग्राहक जो है वो क्या हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, यह कह सकते हैं, वो फिर खरीद नहीं पाते हैं कि उसकी जो कीमतें हैं वो काफी ऊपर चली जाती हैं। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है और संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात करें तो वहां पे अजय वॉरियर भारत और यूके के बीच में इस प्रकार का संयुक्त सैन्य अभ्यास आपस में आयोजित किया जाता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। किस राज्य सरकार द्वारा अपने हीरा कारोबारियों का पलायन सूरत शहर की तरफ रोकने के लिए इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थापित करने की चेष्टा कर रही है और कहां पे इसको किया जा रहा है? सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहां पे। इसका आंसर चला जाएगा महाराष्ट्र सरकार। हम सब लोगों को विदित है कि सूरत विश्व की सबसे बड़ी हीरा मंडी के नाम से भी इसको जाना जाता है। सबसे ज्यादा हीरों का व्यापार कहां पर होता है? वो सूरत में ही होता है। कल की क्लास में हमने जाना था कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने भी इसके अलावा अंग्रेजों ने भी सबसे बड़ी अपनी कोठियां स्थापित करने का जो प्रयास किया वो भी सूरत में ही किया, क्योंकि बहुत लंबे समय से व्यापारिक केंद्र के रूप में इसको जाना जा रहा है। इसी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भी इस प्रकार का एक प्रयास किया गया कि जितने भी प्रकार के जो व्यापारी हैं वो सूरत की तरफ पलायन कर रहे हैं सूरत इसके हीरो के व्यापार के संदर्भ में, तो वहां पे उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और वहां पे एक ज्वेलरी पार्क बना रहे हैं और उसी के लिए इस प्रकार का एक एमओयू किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने किया है। जेजेईपीसी के अध्यक्ष हैं कोलिन शाह, उनके द्वारा यह किया गया। पार्क में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा और 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान भी किया जाएगा, ऐसी कवायद चल रही है। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिल और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम ने पार्क की स्थापना के लिए एक भूखंड का कब्जा देने के लिए भी दोनों में एक बातचीत करी, एक मसौदा तैयार किया, जिसके बाद में अगर यहाँ पे इस प्रकार का पार्क अगर इसका गठन हो जाता है तो सूरत जो जाने वाले व्यापारी वो यहीं पे ठहर जाएंगे और भारत की इकोनॉमी की तो अपने आप में बढ़ रही है, इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के लिए भी ये एक बड़ी बात होगी जहां से आपको एक आय का स्रोत भी सबसे ज्यादा मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री की बात करें तो एकनाथ शिंदे वहां के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल की करें बात तो वहां पे रमेश बेंस उनका नाम है, वो वहां के राज्यपाल हैं। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी के तौर पे उसको जाना जाता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। निम्न में से कौन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? अभी जैसे जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है और जैसे जैसे नवाचार हो रहे हैं उसी प्रकार से महिला क्रिकेट और पुरुषों की क्रिकेट की टीम के अंदर जो मेहनताना दिया जाता था, जो सैलरी दी जाती थी, वो भी लगभग बराबर कर दी गई है और अब क्रिकेट के बहुत महत्वपूर्ण और बड़े पदों पर महिलाएं आसीन हो रही हैं और इसी के क्रम के अंदर महिला अध्यक्ष न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की किसको बनाया गया? उनका नाम है डायना पुकेतापू लिंडन, ये वहां की अध्यक्षा बनी है। वर्तमान में न्यूजीलैंड की टीम भारत के अंदर वर्ल्ड कप खेलने के लिए आई हुई है और उसके जो कप्तान है उनका नाम केन विलियम्स है और ये जो वनडे और T20 के हैं, जबकि जो टेस्ट क्रिकेट के जो कप्तान है उनका नाम है टिम साउदी। और बाकी सारी चीजें जानते हैं कि डायना पुकेतापू लिंडन के बारे में क्रिकेटर के अध्यक्ष के रूप में मार्टिन स्नेडेन की जगह पे लेगी, जो संगठन के इतिहास में ये भूमिका निभाने वाली पहली महिला होंगी। न्यूजीलैंड के कप्तान का जिक्र हम ऑलरेडी कर ही चुके, केन विलियम्स है उनके यहाँ के कप्तान है और प्रधानमंत्री है वो क्रिस्टोफर लक्सन है, जो अभी हाल ही में उन्होंने शपथ ली थी। ये एक दक्षिणपंथी नेता जाने जाते हैं जिन्होंने पिछले महीने ही प्रधानमंत्री के तौर पे इन्होंने शपथ ली थी। ये भी आप लोगों के करंट अफेयर्स के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। घास के मैदान के बारे में चर्चा करते हैं और ये जीएस का ये स्टैटिक्स का पोर्शन है कि न्यूजीलैंड के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है और इसी को हमने शामिल किया कि कैंटरबरी नाम के घास के मैदान है। हालांकि विश्व के अंदर अलग अलग देशों के अंदर अनेक प्रकार के शीतोष्ण घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के अंदर जो है वो कैंटरबरी नाम का घास का मैदान भी पाया जाता है। ये भी आपको स्टैटिक्स की जब जीके पूछी जाती है उसमें सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। भारत किस देश के साथ में डॉलर की बजाय अपनी अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करने के लिए एक रूपरेखा तैयार कर रहा है? भारत अलग अलग देशों के साथ में रुपए के साथ में ट्रांजैक्शन करने की कवायद लगभग हर देशों के साथ में, मध्य एशिया के जो देश हैं, रशिया के साथ में भी हम कर रहे हैं, यूके के साथ में भी हमने प्रयास किया। उसी के क्रम के अंदर दक्षिणी एशिया का एक छोटा सा देश है और उस देश का नाम है क्या? मलेशिया।
मलेशिया के साथ में हम जितने भी प्रकार का जो व्यापार करने वाले हैं वो रुपए के माध्यम से ही करने वाले हैं। मलेशिया की जो लोकल करेंसी है उसके साथ में हम उसको आदान प्रदान कर पाएंगे। आसियान देशों की दृष्टि में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हम जो व्यापार करते हैं वो करते हैं कौन से? सिंगापुर से करते हैं, और दूसरा करते हैं हम इंडोनेशिया से, और थर्ड वन करते हैं वो करते हैं कि यहां से मलेशिया से। तो हमारा सबसे बड़ा तीसरा आसियान देशों के बारे में बात करते हैं तो हमारा ये क्या करता है? ये है मलेशिया पार्टनर भी है। किसके बारे में हम करते हैं? इसके साथ में आयात और निर्यात, तो हमारे बहुत बड़ा साझेदार भी है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। मलेशिया आप सुन ही चुके हैं, देख चुके हैं। भारत और मलेशिया राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करने पर सहमत हुए। नए क्षेत्रों में चीजों को शामिल करने के लिए 12 साल पुराने एक समग्र आर्थिक सहयोग समझौते की इन्होंने क्या करी? समीक्षा शुरू करी है। हाल ही के अंदर बड़ा प्रश्न बना था कि हाल ही में मलेशिया और भारत के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम हरिमऊ शक्ति 2023। अभी थोड़े दिनों की पहले की बात है, शायद 4-5 रोज पहले की खबर है कि सुल्तान जोहर कप ये कहां पे आयोजित किया गया था? ये किया गया था मलेशिया में। भारत का कौन सा स्थान रहा था? भारत इसके अंदर 3rd पोजीशन पे रहा था और भारत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा था। ये भी हमने आप लोगों को पिछली क्लास के दौरान पढ़ाया था। अभी थोड़े दिनों पहले एक खबर बनी कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसके अंदर अपराध न्यायालय है उसके अंदर 124वां सदस्य देश मलेशिया को बनाया है। ये भी पिछले महीने का करंट अफेयर्स में शामिल किया गया प्रश्न है। दोबारा हमने इसको दोबारा शामिल किया है आप लोगों को रिकॉल कराने के लिए। तो 124वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है? ये बना है मलेशिया। तो आप इसको भी इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। सिंगापुर इंडोनेशिया के बाद में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बाद मलेशिया आसियान देशों के क्षेत्र के अंदर तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है भारत का, और भारत का एक निकटतम पड़ोसी देश भी है और हमारे साथ में उनके संबंध काफी प्रगाढ़ है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। केंद्र सरकार के द्वारा किस देश के पेशेवरों को जल्द वीजा जारी करने के लिए नई व्यवस्था PLI योजना लागू करनी है? सबसे पहले देखा जाए कि चीन और भारत के मध्य व्यापार, हालांकि भारत और अमेरिका के बीच में सबसे ज्यादा व्यापार होता है, लेकिन व्यापार घाटे की बात करें, व्यापार घाटे का आशय यह है कि दो देश अगर आपस में व्यापार करते हैं तो एक तरफ ज्यादा आयात किया जाता है और कम निर्यात किया जाता है। उसी समय जो रेशियो जो एक असंतुलन बन करके सामने आता है उसी के क्रम को व्यापार घाटा कहा जाता है। तो वर्तमान में भारत का जो व्यापार घाटा है वो $100 बिलियन है। 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत का व्यापार घाटा है। किसके साथ में? यह है चाइना के साथ में। फिर भी हम व्यापार चाइना के साथ में करते हैं, ये इसके अलग अलग प्रकार की मजबूरियां हैं, लेकिन सवाल पूछा जा रहा तो इसका आंसर मैं आपके साथ में बताता चल रहा हूं। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस देश के पेशेवरों को जल्द वीजा जारी करने के लिए PLI की घोषणा करी है? ये करी हमने चीन के साथ में। हालांकि भारत धीरे धीरे आयात करने की जो कवायद है, ये कैसे कम करने की जो कवायद है उसको बार बार कम करने के लिए और सारी चीजें भी इजाद करने में लगा हुआ है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। केंद्र सरकार ने चीनी पेशेवरों के लिए एक वीजा मंजूरी दी थी। ये घोषणा तो 2021 में हुई थी, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन है वो 2023 में किया जा रहा है। चीन और भारत के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है वो $136 अरब का है, जिसके अंदर मात्र $36 अरब का व्यापार ही भारत के द्वारा या यूं कह सकते हैं कि निर्यात किया जाता है। इसके अलावा 100 जो अरब है उसका व्यापार घाटा चाइना के साथ में भारत हमेशा झेलता हुआ आ रहा है। पहले कम था, 2021 तक के आसपास ये सिर्फ $75 अरब के पास था, लेकिन 2023 के आते आते अंत तक आते आते ये चला गया है $100 अरब के पास में। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, उनको हम सब जानते हैं, और G20 के अंदर अभी जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर उन्होंने शिरकत नहीं करी थी। कुछ भारत और चीन के मध्य गतिरोध चलता रहता है, जिसके अंदर सीमा विवाद है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे व्यापारिक चीजें हैं जो बीच के अंदर गतिरोध का कारण बनी हुई हैं। सीमा रेखा की बात कर लेते हैं तो इसको मैकमोहन रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके भारतीय ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो चाइना के साथ में सीमा बनाते हैं, तो मैं आपको उत्तर से लेकर के और पूर्व की तरफ लेकर के चलता हूं, जिसमें सबसे पहला जम्मू कश्मीर है, उसके बाद में हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग क्षेत्र है वो काफी विवादित क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा एक विश्व का सबसे बड़ा दूसरा यहाँ पे बौद्धों का मठ है, और यहाँ का संबंध दलाई लामा से भी है। और अभी कहा यह जा रहा है कि अभी जो दलाई लामा की मृत्यु होने के उपरांत अगर कोई
वहां पे तिब्बतियों को अगर कोई गुरु आएगा तो इसी ही बौद्ध मठ से आएगा, जिसको वहां पे तवांग क्षेत्र से जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी सीमा रेखा तो बांग्लादेश के साथ में लगती है, जो लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास है, जबकि चीन के साथ में 3488 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत के साथ में बनाता है। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिनके साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रेखा चीन के साथ में लगती है, जबकि अगर कम की बात करी जाए तो मात्र 578 किलोमीटर की सीमा रेखा हम किसके साथ में बनाते हैं, भूटान के साथ में बनाते हैं। तो मैंने इस प्रश्न के माध्यम से आपको सबसे ज्यादा वाला और सबसे कम वाली सीमा रेखाओं के बारे में भी मैंने आपको बताया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 6। श्रीलंका में स्थित अडानी पोर्ट में किस देश के द्वारा निवेश किया जाएगा? अडानी पोर्ट भारत की एक निजी कंपनी है और भारत के पोर्ट व्यापार है, बंदरगाह व्यापार के अंदर अडानी ग्रुप का बड़ा स्वामित्व है। हाल ही में एक हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी और काफी सुर्खियों में रही थी, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के जो शेयर्स थे वो काफी निचले स्तर पे चले गए थे और निवेशकों को काफी घाटा उठाना पड़ा था। लेकिन अभी हमारी इस प्राइवेट कंपनी ने कोलंबो के पास एक बहुत बड़ा वहां पे निवेश किया है और हम प्रत्युत्तर किसके में कर रहे हैं? जब चाइना अलग अलग देशों में, कह सकते हैं छोटे छोटे देशों के अंदर निवेश कर रहा है और वहां उन देशों को आर्थिक जाल में फंसाता हुआ नजर आ रहा है, उसी के क्रम के अंदर भारत ने भी प्रत्युत्तर में मलेशिया श्रीलंका के जो अलग अलग जो क्षेत्र है वहां पे निवेश करने की घोषणा करी। लेकिन यहां पे पहली बार एंट्री हो रही है किसी उत्तरी अमेरिकी देश अमेरिका की एंट्री हो रही है और वो भारतीय कंपनी के साथ ही श्रीलंका के अंदर अपना निवेश वहां पे करने की उन्होंने योजना बनाई और घोषणा करी। तो इसका जो आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा अमेरिका। श्रीलंका में स्थित अडानी पोर्ट में किस देश के द्वारा निवेश किया जाएगा? तो अडानी तो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ में अमेरिका और जुड़ गया है और अमेरिका का भी ये माना कि प्रशांत हिंद महासागर के अंदर चीन की जो जितनी चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए भारत के साथ में इस प्रकार की संयुक्त, चाहे सैन्य अभ्यास की बात करें, चाहे रणनीतिक साझेदार की बात करें, सामरिक साझेदार की बात करें और निवेश के साझेदार की बात करें, तो वहां पे भारत के साथ में अमेरिका कंधा से कंधा मिला करके खड़ा होता हुआ प्रतीत पिछले काफी सालों से नजर आ रहा है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। अमेरिका है, अमेरिकी एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन IDFC द्वारा कंटेनर टर्मिनल, मैंने आपको पहले बताया था कि कंटेनर जहां पे बंदरगाह होते हैं वहां पे अडानी ग्रुप को इस प्रकार की महारत हासिल है और बहुत सारे अडानी पोर्ट जो है के माध्यम से व्यापार भी अडानी पोर्ट करता रहता है। भारत के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे बंदरगाह हैं जो लीज पे ले रखे हैं भारत में अडानी ग्रुप ने। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनका संचालन भी अडानी ग्रुप के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें जयपुर का इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी शामिल है। IDFC कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करने वाली है। यह अदानु समूह के अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड और श्रीलंका की कंपनी जो जॉन किल्स होल्डिंग्स और श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के साथ में एक संयुक्त उपक्रम है। लेकिन अमेरिका के द्वारा इसी के साथ में कोलैबोरेशन करके और एक समझौता हुआ है और साथ में एक MOU हुआ और जहां पे अमेरिका ने इस क्षेत्र में भी क्या किया है, निवेश किया है। अमेरिका के द्वारा श्रीलंका में किया गया अब तक का सबसे बड़ा ये निवेश है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 7। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की क्या स्थिति है? भारत दो चीजों से हमेशा त्रस्त था, एक तो था पोलियो को 2014 में इसको पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया गया। हालांकि 2011 के आसपास तक आते आते भारत के अंदर पोलियो के केस लगभग खत्म से हो गए, लेकिन 2014 के आसपास विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को जो है वो पोलियो मुक्त राष्ट्र का दर्जा उन्होंने दे दिया। सवाल पूछा जा रहा आपसे टीबी का, फिर भी वहां पे भारत 2025 तक भारत का लक्ष्य है कि भारत को टीबी मुक्त राष्ट्र बना दिया जाए। इसी के क्रम हालांकि 2030 का जो सतत गोल के जो निर्णय थे उसके अंदर 2030 में इसका टारगेट रखा गया था, लेकिन भारत ने ये अचीवमेंट 5 साल पहले ही पूरी करने की योजना बनाई है, अर्थात कह सकते हैं 2025 तक इसको पूर्ण करने का उसका लक्ष्य है। तो अभी पूछा जा रहा है कि अभी जो केस हैं टीबी के वो बढ़े हैं या घटे हैं, तो मैं आपको और बताता चलूं कि कोरोना काल के बाद में टीबी के जो केसेस थे उनमें कमी आ रही है। तो इसका जो आंसर जा रहा है वो जा रहा है कौन सा, केस घट रहे हैं।
तो ये आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। केस घटे हैं। भारत द्वारा टीबी उन्मूलन 2025 तक मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना के बाद में दुनिया भर में टीबी के रोगियों की तादाद में क्या आई है, कमी आई है। भारत का जो पोलियो मुक्त का जो अभियान था, मैंने आपको बताया था कि 27 मार्च 2014 में ही इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये पोलियो मुक्त राष्ट्र बन गया है डब्ल्यूएचओ की घोषणा के बाद में। डब्ल्यूएचओ के बारे में भी जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। 7 अप्रैल 1948 के अंदर डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई। मुख्यालय इसकी बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने इराक को ट्रैकोमा नामक एक रोग होता है, उसको ट्रैकोमा मुक्त देश उसको घोषित किया है। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में ट्रैकोमा एक बीमारी होती है, उससे किस राष्ट्र को डब्ल्यूएचओ ने मुक्त किया है। उसका आंसर कहां जाने वाला है, उसका आंसर जाने वाला है इराक। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया। यह महाराष्ट्र में ना होकर के, सवाल आपको घुमाने के लिए पूछा जा सकता है और किसी सिटी का नाम आपको यहां से दिया जा सकता है, लेकिन ये सारी जो सिटी है वो आप देख रहे हैं कौन सी, ये जे&के की सिटी है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ कि मराठालाई MLI मराठा लाइट इन्फेंट्री एक मराठों की एक इन्फेंट्री बटालियन है और यहां पर कुपवाड़ा के अंदर यहां पे महाराजी छत्रपति शिवाजी का जो है, यहां पे इन्होंने क्या किया है, प्रतिमा का अनावरण इन्होंने किया है। तो प्रतिमा का अनावरण किया आमई पुणेकर फाउंडेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक समिति के सहयोग से इनका किया गया। एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है जिनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा, इन दोनों ने इसकी क्या करी, इनका उद्घाटन किया। अब जान लेते हैं कि शिवाजी महाराज की कुछ उपलब्धियां और महाराष्ट्र के अंदर इनको बड़ा एक कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे इनको माना जाता है, देखा जाता है और इनके नाम से काफी प्रकार के संगठन कार्य करते रहते हैं। तो तोरण की जो विजय हुई थी उसके अंदर शिवाजी की पहली विजय थी, शिवाजी के द्वारा कब्जा किया गया ये पहला किला था। जबकि कोंडाना किले की जीत, ये किला पूर्व में नीलकंठ राव के अधीन था और वहां से इसको छीन लिया था। शिवाजी का जो राज्याभिषेक होता है, ये जीके का सवाल हिस्ट्री के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि 1676 के आसपास इनका राज्याभिषेक हो गया था। इनकी माताजी का नाम जीजाबाई था। इन्होंने बहुत बड़े अभियानों के अंदर भाग लिया और मुगलों को जो है इनके साथ हमेशा इनकी टक्कर रहती थी। 1665 की एक संधि होती है जिसका नाम है पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की जो संधि है वो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा इस्तेमाल किए गए बाघ के पंजे के आकार का खंजर, जिसको बोलते हैं वाघ नख, हाल ही में हमने अक्टूबर के माह की जो करंट अफेयर्स की जो क्लास करी थी उसके अंदर वाघ नख नाम का एक जो औजार हुआ करता था जिससे उन्होंने अफजल काल की जो हत्या कर दी थी, वो वाघ नख रखा गया था ब्रिटेन के म्यूजियम में। इसको अस्थायी तौर पे भारत लाया जा रहा है। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 1659 के अंदर बीजापुर संतुलन के सेनापति अफजल खान को मारने के लिए जिस प्रकार के हथियार का या औजार का उपयोग किया गया था, वो उसके बाद उसको अंग्रेज ले गए थे और वहां से महाराष्ट्र की सरकार ने उसको लाने का यहाँ पे प्रयास किया है। ये सारी चीजें प्रश्न के माध्यम से आपने जानी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह कब से मनाया जाता है? इसका जो आंसर है वो है वर्तमान में 9 से 15 नवंबर। आज 10 नवंबर है, तो ये वर्तमान में 9 से लेकर के और 15 नवंबर के बीच में मनाया जा रहा है। और मैं आज को जब सेशन की शुरुआत करी थी तो मैंने आपको बताया था कि आज का जो दिवस है वो कौन सा है, विश्व विज्ञान दिवस। तो ये कब मनाया जा रहा है? ये भी मनाया जा रहा है 10 नवंबर को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। इसका आंसर हो जाएगा 9 से 15 नवंबर। 9 से 15 नवंबर के बीच में इसको मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई एक पहल है। उद्देश्य लोगों को बेहतर तकनीक विकसित करने के लिए और अपने देशों में शांति कायम करने के उद्देश्य से इसको प्रोत्साहित करना। अब आपको मैं बताता चलूं कि 1986 में 10 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष के रूप में भी इसको मनाया जाने लगा। और प्रश्न जब बन गया है तो मैं आपको बताता चलूं कि 2023 के अंदर शांति का पुरस्कार, नोबेल का पुरस्कार किसको मिला है? तो एक ईरान की एक महिला कार्यकर्ता है और उनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है और उनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। ये ईरान से हैं। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वह 1901 में होती है। शुरुआत में इसको 5 पुरस्कार में ही कैटेगरी में दिए जाते थे और कालांतर में
अर्थशास्त्र का पुरस्कार भी इसमें दिया जाने लगा। तो अभी वर्तमान में नोबेल पुरस्कारों की जो कैटेगरी है वो कितनी हो गई है? 6 हो गई है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। क्यूएस एशिया द्वारा यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कौन से ऐसे 2 संस्थान हैं जो टॉप 50 के अंदर उन्होंने स्थान हासिल किया है? यद्यपि जितने भी प्रकार की जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं वो आपको या तो यूरोप में मिलती हैं या मिलती हैं आपको अमेरिका में, लेकिन बात यहां पे करी जा रही है एशिया के संदर्भ में। तो एशिया की लगभग 800 ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिनकी रैंकिंग निकाली गई। उसके अंदर पूछा जा रहा है कि टॉप 50 के अंदर भारत की ऐसी कौन सी 2 यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया है अंडर 50 के अंदर। तो 40वां स्थान प्राप्त किया है किसने? मुंबई ने। 40वां स्थान प्राप्त किया मुंबई ने, और जबकि 46वां स्थान प्राप्त किया किसने? ये किया है दिल्ली ने। तो ये इसका जो हो जाएगा आंसर, देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे आईआईटी जो मुंबई है उसने 40वां, जबकि आईआईटी दिल्ली ने 46वां स्थान प्राप्त करा। इस संस्करण में 25 एशियाई देश हैं जिसके अंदर 857 के आसपास संस्थान शामिल थे, जिसमें भारत के अंडर जो 50 हैं उसके अंदर 2 संस्थान शामिल हुए हैं। लेकिन इस बार एक रोचक तथ्य और मैं आपको बताता चलूं कि पहले जब चीन जो था उसके संस्थान ज्यादा शामिल होते थे, लेकिन इस बार 857 जो संस्थान थे उनके अंदर भारत की रैंकिंग क्या हो गई? फर्स्ट हो गई है। भारत के 148 संस्थान थे, उन्होंने सबसे ज्यादा 857 की रैंकिंग के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि चाइना है उसके मात्र 133 संस्थानों ने ही इस 857 वाली रैंकिंग के अंदर अपना स्थान बनाया है। लेकिन बात करते हैं कि एशिया की सबसे ऐसी टॉप यूनिवर्सिटी कौन है। जब बात कर रहे हैं कि 40वां स्थान मुंबई ने और 46वां स्थान दिल्ली ने प्राप्त किया, तो फिर पहले स्थान पे कौन थे? तो पहले स्थान पे जिस यूनिवर्सिटी का नाम आता है उस यूनिवर्सिटी का नाम है पीकिंग यूनिवर्सिटी, और वहां से उसका संबंध कहां से? उसका संबंध है चाइना से। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। भारत में वित्तीय समावेशन और जागरूकता के लिए भारतीय रूरल प्रबंधन संस्थान आनंद ने किस बैंक के साथ में एमओयू किया है? तो वित्तीय समावेशन का फाइनेंशियल इंक्लूजन और सरकार का सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि उद्देश्य और टारगेट है कि अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति को बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना। उसी के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन की कार्रवाई लगातार की जा रही है। 2014 के अंदर जब पहली बार एनडीए की गवर्नमेंट आई तो जनधन खातों के माध्यम से हर एक व्यक्ति को खातों से लेस किया गया। यह कह सकते हैं कि हर घर के अंदर हर व्यक्ति का अपना अलग से क्या होगा? खाता होगा। और यहीं से वित्तीय फाइनेंशियल इंक्लूजन की शुरुआत होती है, जिसके अंदर सहकारी बैंक है, मरुधरा बैंक है, रूरल बैंक है, उसके बाद में नेशनल बैंक्स हैं, प्राइवेट्स बैंक्स हैं, और कुछ छोटे ऐसे एनबीएफसी कंपनी जिनके जरिए बैंकिंग तौर पे देखा जाए तो भारत को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका जो आंसर चला जाने वाला है वो जाने वाला है एक्सिस बैंक। आपको पता हो तो एक्सिस का जो पुराना नाम है वो कौन सा है? यूटीआई बैंक है। वर्तमान में ये भारत की निजी बैंकों में अगर रैंकिंग की बात करें तो इसकी 3rd रैंक है एक्सिस बैंक की। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? मुंबई है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। एक्सिस बैंक के बारे में मैं बता ही चुका हूं आपको, इसको पहले यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था। लक्ष्य क्षेत्र आधारित अनुसंधान प्रयासों का नेतृत्व और प्रबंधन करना, भारत की जरूरतों के अनुरूप वित्तीय समावेशन रणनीतियों को तैयार करना, और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र की क्षमताओं को क्या करना? और ज्यादा बढ़ाना। अगर बैंकिंग को और ज्यादा मजबूत करने का और मौद्रिक नीति का अगर कोई भी संचालन करता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य आप सब लोगों को विदित है। ये कौन करता है? ये करता है आरबीआई। और ये एक सरकार का एक बैंकर के रूप में भी कार्य करता है, और एक बैंकों की अधिनियामक संस्था के तौर पे भी इसको जाना जाता है। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई है वो ये 3 दिसंबर 1993 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी बैंक है। तो बात कर लेते हैं कि पहला कौन सा है। तो पहला है एचडीएफसी बैंक, नंबर 2 पे आईसीआईसीआई बैंक, और नंबर 3 पे है कौन सा? एक्सिस बैंक, जिसका पुराना नाम कौन सा था? यूटीआई। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। भारत ने मेडिकल प्रोडक्ट्स के नियमन और उनकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ में एमओयू साइन करा है? इस देश का नाम है नीदरलैंड। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के तौर पे जाना जाता है। और जीवन स्तर की बात करें, स्वच्छता पैमानों की बात करें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स और एचडीआई,
इन सभी प्रकार के जो इंडेक्स हैं उसके अंदर नीदरलैंड का स्थान उन सर्वश्रेष्ठ या शीर्ष देशों के अंदर उसका रहता है। भारत ने इस प्रकार का समझौता किसके साथ में किया? मेडिकल प्रोडक्ट्स। जब मेडिकल प्रोडक्ट्स की बात आती तो फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है उसमें भारत शीर्ष देशों में से है। सबसे ज्यादा 20 से 22% दवाइयों का कोई व्यापार करता है तो वो कौन करता है? भारत की भारतीय कंपनियां करती हैं। और कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा हमने निर्यात किया वैक्सीन के तौर पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले राष्ट्रों में सर्वश्रेष्ठ तो है और शीर्ष स्थान पे भी उसने स्थान प्राप्त किया है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। भारत और नीदरलैंड के मध्य समझौता हुआ है हैग के अंदर। आपने देखा होगा, सुना होगा कि हैग तो है वो, यहाँ पे तो समझौता हुआ ही है, लेकिन इस प्रश्न के साथ में आपको मैं और बताऊं कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वो भी हैग में ही है। भारत वैश्विक स्तर पर जेनरिक दवाओं को सबसे बड़ा निर्माता है और लगभग 20 से 22% की इसकी हिस्सेदारी भारत की रहती है। फार्मास्यूटिकल्स में भारत का वर्तमान में मूल्य 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है, जहां पे इतना निर्यात भारत करता है। आपूर्ति देश कितने? लगभग 200 देशों के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनियों का, भारत की कंपनियों का वहां पे व्यापार है। लक्ष्य क्या है? 2024 तक 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा वर्ष 2030 तक इसको डबल बना करके कह सकते हैं 2030 तक 65 का दुगुना 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने की उम्मीद है। तो भारत फार्मास्यूटिकल कंपनियों का बेताज बादशाह बना हुआ है और कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा वैक्सीन का हमने निर्यात किया वो भी भारत देश ही था। तो वैश्विक उत्पादन किसका? आपूर्ति में भारत की जो हिस्सेदारी थी लगभग 60%, लगभग 2/3 के आसपास भारत की आपूर्ति थी, किसमें? वैक्सीन प्रोडक्शन में और निर्यात करने में भी। और आपूर्ति करने वाला देश भी कौन सा था? वो भी भारत ही था। ये इस प्रश्न के माध्यम से आपने अन्य चीजें भी जानी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। ब्रिटेन के प्रोफेशनल्स एसोसिएशन द इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स ICE के 205 साल के इतिहास के अंदर पहली बार किस भारतीय महिला को अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? ब्रिटेन का उपनिवेश रहा भारत और लगभग 200 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे क्या किया? राज किया। और अंग्रेज 1947 के अंदर यहाँ से छोड़ करके, भारत को छोड़ के, क्योंकि भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना। उसके बाद में जो भारतीयों ने अपनी योग्यता और अपने कौशल से विश्व में जो परचम फहराया वो सब हम लोगों को पता है। अगर बात अमेरिका की करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा IT प्रोफेशनल, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले भारतीय हैं। वहाँ की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, वो भी भारतीय मूल की हैं। और बात ब्रिटेन की करें तो वहाँ पे जो ऋषि सुनक हैं वो उनका भी मूल कहाँ के? वो भारतीय मूल के हैं। इसके अलावा अनेक देशों के अंदर भारतीय ऐसे उद्योगपति हैं और IITians हैं, प्रोफेशनल स्किल्स वाले लोग हैं जो अलग अलग कंपनियों में CEO और MD के तौर पे भी कार्य कर रहे हैं। इसी बानकी की तौर पे देखा जाए तो वहाँ की एक महिला है, ये ब्रिटिश भारतीय एक महिला है जिनको 205 साल के इतिहास में पहली बार उनको क्या किया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। किस चीज के लिए? प्रोफेशनल एसोसिएशन द इंस्टीट्यूट ऑफ द सिविल इंजीनियर, इसके तौर पे इनको पहली बार अध्यक्ष के पद पे नवाजा गया है। तो भारत की धाक और पहचान विश्व स्तर पे बढ़ती चली जा रही है। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। अनुशासन है ICE सिविल इंजीनियर के पेशेवरों का एक स्वतंत्र संघ और धर्मांध निकाय है और यहाँ पे अनुशासन ने पहली बार 205 साल के इतिहास में अपनी जगह बनाई है। ये भारत के लिए गौरव का क्षण और विषय है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। किस भारतीय बल्लेबाज ने वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करा है? वर्तमान में अभी 13वां विश्व कप भारत में चल रहा है, रनिंग चल रहा है और पूछा जा रहा है कि वनडे रैंकिंग के अंदर शीर्ष स्थान पे अभी ऐसे कौन से भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने नंबर 1 की रैंकिंग हासिल करी है। तो इसका पहले आपको मैं बता दूं कि पहले एक पाकिस्तानी कैप्टन है क्रिकेट के और उनका नाम बाबर है, उनके पास में फर्स्ट रैंकिंग थी। तो उनको पछाड़ करके और भारत के एक नवोदित बल्लेबाज ओपनर के तौर पे खेलते हैं, नाम है उनका शुभमन गिल, उन्होंने इस स्थान को प्राप्त किया है। तो इसका आंसर चला जाएगा शुभमन गिल। इसके अलावा कुछ अन्य चीजें बता दूं कि सितंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ वो भी किसको चुना गया था? शुभमन गिल को ही चुना गया था। बात महिला कैटेगरी की करें तो महिला के अंदर श्रीलंकन क्रिकेट टीम जिसकी कैप्टन है उनका नाम है चमारी अट्टापट्टू। चमारू अट्टापट्टू को
सितंबर 2023 प्लेयर ऑफ द मंथ विमेन कैटेगरी के अंदर उनको इस पुरस्कार से भी नवाजा गया था। बात कर लेते हैं बॉलर्स की, तो शुभमन गिल तो बल्लेबाज हो गए हैं। इसके अलावा बॉलर्स कौन है, गेंदबाज कौन है, यहां पे भी भारतीय खिलाड़ी जिनका नाम है सिराज मोहम्मद सिराज, उन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है, या कह सकते हैं नंबर 1 रैंकिंग बॉलिंग के अंदर देखा जाए तो उनका स्थान भी नंबर 1 है। तो दोनों भारतीय खिलाड़ी हैं, बल्लेबाज की बात करी जाए या गेंदबाज की, दोनों ही भारतीय खिलाड़ी हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, लेकिन प्रश्न जानने से पहले देख लेते हैं कुछ अन्य डिटेल्स। शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर में रहे हैं, मोहम्मद सिराज बॉलर के तौर पे रहे। वर्ल्ड कप जो है 5 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर तक भारत में खेला जा रहा है, और इसका जो फाइनल खेलने जाने वाला है वो भारत के सबसे बड़ा, ये विश्व का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में स्थित है, वहां पर इसका फाइनल खेला जाना है। भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अभी चौथे नंबर पे आने के लिए कह सकते हैं चौथी टीम जो सेमीफाइनल में पहुंचने की जो कसमकस कर रही है, उसके अंदर 3 टीमें हैं जो किसी एक को स्थान मिलेगा जहां पे वो सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और भारत सबसे शीर्ष स्थान पर। अभी तक जितने 8 मैच खेले गए, 8 के अंदर 8 भारत ने सारे के सारे मैच जीत लिए हैं। तो 5 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर तक ये आयोजन किया जा रहा है, इसका भारत में किया जा रहा है। और पहली बार टाइम आउट, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और मैंने 3 दिन पहले आपको बताया था सेशंस के माध्यम से, पहली बार विश्व कप के, या कह सकते हैं क्रिकेट के इतिहास में, लगभग 146 साल के इतिहास के अंदर पहली बार कोई खिलाड़ी बिना खेले ही आउट करार दे दिया गया हो। उस खिलाड़ी का नाम है मैथ्यूज, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, श्रीलंका के रहने वाले हैं। और अभी विश्व कप के अंदर ये वाकया कब हुआ, जब बांग्लादेश और श्रीलंका के मध्य वनडे अभी का मैच खेला जा रहा था। वहां पे 2 मिनट का समय दिया जाता आईसीसी के द्वारा कि कोई बल्लेबाज आउट होने के बाद जब नया मैदान के अंदर दूसरा खिलाड़ी आता है तो पहली गेंद जब वो खेलता है तो उससे 2 मिनट से कम उसको समय लगना चाहिए। और इस बार कुछ ऐसे अप्रत्याशित घटना हुई जिसकी वजह से मैथ्यूज का जो हेलमेट था वो टूट गया। उन्होंने दूसरे हेलमेट मंगाने का इशारा किया, उसमें उनको 3 मिनट लग गए, और एम्पायर ने वहां के जो बांग्लादेश के जो कप्तान थे उनकी रिक्वेस्ट पे उनको आउट करार दे दिया गया। तो ये भी वनडे इतिहास में ऐसे एंजेलो मैथ्यूज जैसे खिलाड़ी हैं जो बिना खेले ही वापस पेविलियन की तरफ लौट गए। चलिए, ये सारी की सारी चीजें आपने इस प्रश्न के माध्यम से जानी। जानते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। हाल ही में किस राज्य ने आरक्षण की सीमा बढ़ाकर के 50 से 75%, या इसकी जो कैटेगरी है उनको भी बढ़ा दिया गया, और आरक्षण की जो सीमा है उसको भी कितना कर दिया, 50 से 75 कर दिया। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बिहार चर्चा में है। बिहार की जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां थी वो बार बार इस प्रकार का आंदोलन कर रही थी, मांग कर रही थी कि हमारे राज्य के अंदर जातिगत जनगणना करवाई जाए। हाई कोर्ट के डिसीजंस भी आए कुछ, उसके बाद में रोक भी लगाई गई, उसके बाद में फाइनली बिहार में जातिगण जनगणना संपन्न करवाई गई, और उसके अंदर सभी प्रकार की जितने भी प्रकार की जो जातियां और धर्म निवास करते हैं उनकी संख्या के बारे में लोगों को अवगत कराया गया। सरकार का उद्देश्य यह था कि सभी प्रकार की जातियों को मुख्य स्ट्रीम में लाने के लिए, या ऐसी कौन सी वंचित और पिछड़ी जाति हैं जो वर्तमान में अभी भी अपना स्थान नहीं बना पाई हैं, उन्हीं को मुख्य धारा में लाने के लिए इस प्रकार की कवायद की गई। और उसी के संदर्भ के अंदर पहले बिहार के अंदर आरक्षण की सीमा 50% थी, लेकिन कल के दिन यह कह सकते हैं 9 नवंबर 2023 को विधानसभा के अंदर बिल और विधेयक मसौदा पेश किया गया, और सभी दलों ने इस पर सहमति प्रदान की, और ये वाकई फाइनली जो है वो 75% की जो सीमा है वहां तक ये पहुंच गया है। तो वर्तमान में बिहार के अंदर जो आरक्षण की सीमा है वो 50 से बढ़कर के 75 पर पहुंच गई है। इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है बिहार। इसके अलावा कुछ अन्य चीजें जान लेते हैं। बिहार है और इसकी राजधानी पटना है। सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो कौन सा है, बिहार है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या वाला कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को जल्द ही राज्य कर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। ऐसा भी हमने अक्टूबर माह की करंट अफेयर्स के दौरान पढ़ा था कि वहां के लगभग 4 लाख ऐसे शिक्षक थे जो संविदा पे थे, उनको सरकार के द्वारा स्थायी कर्मचारी के तौर पे उनको नियुक्त किया जाएगा। ये भी आपने चीजें जानी। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है, बिहार के राज्यपाल का नाम है फागू सिंह चौहान। सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। जब सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य अगर कौन सा है, वो अगर बिहार है, तो फिर अगर सबसे कम वाले की बात कर लेते तो सबसे जो कम है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर मात्र 17 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ये भी आपने इस प्रश्न के माध्यम से, फैक्ट के माध्यम से जाना। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। 15 प्रश्नों के माध्यम से हमने बहुत सारे ऐसे फैक्ट जाने जो आपको अच्छे भी लगे होंगे, रोचक लगे होंगे और आपके परीक्षाओं के दौरान ये काम भी आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।